आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीडीएम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और सभी मिलके जितनी भी पीडीएम के अंदर सियासी जमातें हैं ज्वाइंटली सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क के अंदर एक तासुर है कि ये सब जिस तरह खान साहब कह रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये सब जो है ना बाहर निकले हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। जिस तरह आज उन्होंने कहा एनआरओ की देर है, ये सारे अपोजिशन वाले कहेंगे कि इमरान खान जबरदस्त आदमी है। मुल्क के अंदर एक तासुर दिया जा रहा था कि अपोजिशन की सियासी जमातें एक साथ नहीं है, लेकिन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। मौसम भी बेहतर हो गया, गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी आपके सामने है, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी इशू सबसे बड़ा लेके ये निकल रहे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है नुसरत राय साहबा, पीटीआई की एमएनए है, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ बैरिस्टर इमरान अली मिठानी साहब तज्जिया निगार हैं, लीगल माइंड हैं, कानून दान सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और उसी के साथ एंथनी नवीद साहब पीपीएमपी हैं, बड़े वोकल हैं सर, मैं आपको भी अपने शो में वेलकम करता हूं। कहा जा रहा था कि एक साथ नहीं है, तहरीक नहीं चलाएंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम इनवाइट करने का। लॉन्ग मार्च भी कर लें, बाकी तमाम चीज़ों की तरह जितने जलसे जुलूस और ट्रेन मार्च और पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके हैं, सब कुछ ये भी करके देख लें। उसमें कितने लोग थे वो भी सबको पता है, और इसमें कितने लोग होंगे इसके लिए भी प्रेडिक्शन की जा सकती है कि कितने लोग होंगे, क्योंकि आवाम जो है ना अब किसी भी लॉलीपॉप में नहीं आने वाली। उनको पता है कि मुल्क को इन्होंने लूटा है, उनको पता है कि मुल्क को खोखला करके चले गए। अब एक आदमी पूरी सिंसेरिटी से काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसके काम में हर्डल बनो। कश्मीर आफत में आया, उसके लिए हमारा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ने यूएन में आवाज़ उठाई इसके लिए, और मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना दे के बैठ गए। उनको इस वक्त जबकि ज़रूरत थी कि कश्मीर के लिए यहाँ से आवाज़ें उठती मुख्तलिफ, वो अपना धरना दे के बैठ गए, और किस बुरी तरह फ्लॉप गया सबको पता है। यही 2 जमातें उनके साथ कंटेनर पे आई, तकरीरें की और गायब हुई। बाकी आप देख लें कराची में, लाहौर जो गढ़ है नून लीग का, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी 11 जमातें उसको भर के, बल्कि वो इतना भर जाएगा कि बाहर की सड़कों पर चला जाएगा। आप देख लें 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस ग्राउंड को भरा है, और अकेली जमात ने। उसमें किसी को नहीं कहा जाता कि तुम बसें भर के लाओ, या तुम बिरयानी की प्लेट के लिए लाओ, या 5000 के लिए लाओ। आपने वो सारी वीडियो देखी, वो सारी ख़वातीन जो आई हुई थी वो रो रही थी कि ना हमें खाने को कोई पैकेट मिला, ना कुछ मिला, और ना ही हमें 5000। आज खान साहब ने फिर एक चीज मानी है कि अपोजिशन के लोग कहते हैं, अब मीडिया के अंदर लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, वो कहते हैं हाँ हालात अच्छे नहीं तो है। ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर तो एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो ये कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है। और हालात अच्छे किसकी वजह से नहीं है? क्या मेरी या आपकी वजह से अच्छे नहीं है? वो हालात अच्छे इनकी वजह से नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया पिछले 12 साल से तो कंटिन्यूस यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, और वो पिछले 40 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, कभी फेडरल की, कभी प्रोविंस की, कभी फेडरल की, प्रोविंस की। तो आप ये देखिए कि क्या उन तमाम सालों में ये कुछ नहीं कर सकते थे? वो पैसा जो जिसके लिए ये 18 अमेंडमेंट की गई कि जिस सूबों को पैसा दिया जाए, सूबे करेंगे, वो पैसे कहाँ गए? सवाए उनकी जेबों में या किसी और के उसमें फंड निकल आए नाम से किसी फला आदमी के और फला आदमी के। इसके अलावा हुआ क्या उन पैसों का? इवन यहाँ तक कोरोना के लिए जो इनको 1 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए वो भी गायब हो गए। शैला रज़ा फरमाती है कि जी हमने रात को बांट दिया। आप अपनी जेब से दे रहे थे, जो आपने रात को बांट दिया, आप अपनी कमाई से दें, जो एक हाथ को दें दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। आप कैसे कर सकते हैं? इतने पैसों के कोई 37 लाख पैकेट्स बनते, और उसके लिए कोई ट्रक होता, कोई दुकान होती, कोई लोग होते जहाँ से खरीदे जाते, दिए जाते और बांटे जाते। तो ये अब लोगों को इस बात का पता है कि ये जितनी मर्जी बातें कर ले, इनको आवाम का खान साहब आज भी 3 साल का अरसा गुजर चुका है, एनआरओ से निकल नहीं रहे। क्यों नहीं? कैसे बार एनआरओ ये जो कर रहे हैं, अवामी मसाइल कैसे हल होंगे? अवामी मसाइल हल कर रहे हैं वो। अगर तकरीर में एनआरओ का जिक्र कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अवाम के मसलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये तवज्जो नहीं हटा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा रहे। किसकी तवज्जो हटानी है उन्होंने? इनके हाथ में है एनआरओ देना, उनके हाथ में हो या ना हो, लेकिन वो जो भी उनकी साइन के बगैर कोई चीज़ नहीं होगी।
ये बात पक्की है। जाहिर है जिस जगह पे बैठे हैं वो उनको कहेंगे हाँ तो बात बनेगी आगे। लेकिन जिस तरह आपने देखा, जिस तरह धोखाधड़ी से वो चले गए साहब, बाहर भाग गए, वो आपने भेजा, हमने भेजा, बिल्कुल भेजा। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ कि किस तरह का वो प्लेटफॉर्म क्रिएट, यानी आपके साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, यानी इमरान खान के साथ धोखा हुआ। झूठ बोल के गए, अपनों ने नहीं किया, आप लोगों ने मिलके किया है उनके साथ। अपने कैसे करते हैं? वो जो ड्रामा रचाया गया, जो स्टेज ड्रामा बल्कि उसको कहना चाहिए, जो रचाया गया कि 2000 प्लेटलेट्स, मैं आपको बताऊं 80,000 पे, अभी कल एक खातून मुझे बता रही थी उनकी मियाँ की डेथ हो गई 80,000 पे। ये इतने 50 नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। मेरे भतीजे की भी हुई थी 20,000 पहले प्लेटलेट्स हुए थे रिवाइव करके। ऑर्गन्स आपके जो है ना वो ब्लड उनमें से निकलने लगता है, तो 2000 प्लेटलेट्स में कोई बंदा, ठीक है। बैरिस्टर साहब, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। एक तहरीक में वो जो अचानक खामोशी थी, अचानक वो जान पड़ी है। ये लोग कहते थे कुछ भी नहीं कर, आज भी और कॉन्फिडेंट। ये और कॉन्फिडेंट क्यों है? इनकी कारकर्दगी अच्छी है या इनको सपोर्ट जो है वो बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सर इनको सपोर्ट अच्छी है, कारकर्दगी तो सबके सामने है इनकी। लिहाजा ये देखा जाए कि जो पीडीएम ने ऐलान भी किया है और जो ये लॉन्ग मार्च 26 मार्च को होने वाला है, इट मीन्स के वो कामयाब है। इस वक्त तो कामयाब है। देखो कामयाब किस चीज़ में है पीडीएम इस चीज़ में कामयाब है कि वो गवर्नमेंट के इसके अटेंशन सिक्योर कर लेती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के जहन में ये नहीं है कि हमने जो है एनर्जी क्राइसिस को मीट करना है, हमने जो पॉवर्टी जो है उसको किस तरह एलिवेट करना है, हमने लिटरेसी रेट को किस तरह। गवर्नमेंट का ये है कि एनआरओ नहीं देना। ठीक है, एनआरओ इम्पोर्टेंट है या गरीब की गुर्बत इम्पोर्टेंट है? एनआरओ इम्पोर्टेंट है या शहरों में बिजली इम्पोर्टेंट है? ठीक है, गवर्नमेंट को ये मीन्स के वो तो चाहते हैं कि हम इनको मीन्स के अपने रास्ते से हटाएं ताकि फ्यूचर में इनका, देखो वो कामयाब हो रहे हैं। क्यों कामयाब? फ्यूचर में उनको पता है कि ये अब मुश्किल है कि पीटीआई को लोग वोट दें। वजह क्या है? डिलीवरी क्या है? गरीब बंदा इस चीज़ से नहीं देखता कि यार वो जो है एनआरओ दिया कि नहीं दिया या बाहर से कौन आया। गरीब बंदा ये देखता है कि क्या आज मेरे घर में चूल्हा जलेगा, क्या मेरे घर में बिजली आ रही है, क्या मेरे घर में गैस आ रही है। तो इनको फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। ठीक है, एमपीएस साहब, एनआरओ की देर है। वो खान साहब कहते हैं कि एनआरओ दे दें तो फिर मैं भी उनको जबरदस्त आदमी लगूंगा। क्या लग रहा है ये पूरी तहरीक आपकी एनआरओ अपने आप को बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, ये सब सियासी जमातें निकली हैं? बहुत शुक्रिया मिसार। हमारी जो मोज़ेस मेंबर है नेशनल असेंबली की, जिस तरीके से जब आपने पहले सवाल किया, 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ एडमिट की और आई रियली अप्रिशिएट दिस। कि एक चीज़ उन्होंने कहा कि जी लाहौर PMLN का गढ़ है और वहाँ लोग नहीं निकाल सके। चलें, आज भी अगर इस सूरत-ए-हाल में भी ये एडमिट करती हैं कि ये PMLN का गढ़ है था, तो फिर जो मैंडेट चोरी हो गया वो क्लेम तो जस्टिफाई हो जाता है ना। अच्छा, जस्टिफाई हो जाता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए हमारी जो मूवमेंट थी, जो पीडीएम की मूवमेंट थी, जब ये स्टार्ट हो रही थी उस वक्त भी ये कहते थे कि जी ना इनकी एपीसी हो सकेगी, ना आगे चलकर कोई जो है ये मंतकी अंजाम तक ये तहरीक पहुंच सकेगी। लेकिन सर देखें, बात यह है कि आज जिस तरीके से पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं, जिस तरीके से अवाम की अदालत में उन्होंने अपना मुकदमा रखा, तो ये जो 22 साल तहरीक के बाद ये सियासी खाना बदोशों की जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी तैयारी नहीं थी। उन्होंने तस्लीम किया कि हम कैपेबल नहीं हैं। कह रहे कि हालात बेहतर नहीं मिले, मुल्क बेहतर नहीं मिला, इकोनॉमी बेहतर नहीं मिली। सुन लीजिए ना, तो हाँ। देखे जब इन्होंने एक शैडो कैबिनेट बनाई थी, इनके पास एक एक्सपर्ट्स की एक टीम थी, उनको इन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए कि जो इनके पास जो लोग आए थे, जिस अरेंजमेंट के तहत, जिस कमिटमेंट के साथ, आप देखिए तहरीके इंसाफ के अपने लोग कहाँ आपको हुकूमत में नजर आते हैं। उस मजबूरी का इमरान खान साहब तस्करा करें ना तस्करा, बताएं कि जी मैं मजबूर हूं कि मैं असद उमर को वजीर खारजा नहीं रख सकता। बताएं, लोगों को बताएं, अपने कारकुनान को बताएं। अब सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए असल मसाइल से, जिस तरीके से मेरे भाई फरमा रहे थे, असल मसाइल को एड्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं। सर एक बड़ा इशू और ये पीडीएम की मूवमेंट का ही नतीजा है कि कम से कम जो हमने आईना दिखाया, जो अवाम की अदालत में मुकदमा रखा,
कम से कम कुछ ना करते, अपने अल्फाज पे तो अमल करते ना, कि अगर 50 लोग आ जाएंगे मेरे खिलाफ तो मैं रिजाइन देके चला जाऊंगा घर पे। ये तो सियासी बात है सर। एक चीज आप तो हम करते हैं ना, वो तो इनकलाब किसने रिजाइन दिया है? किसने रिजाइन दिया है? नाकामी पे किसने रिजाइन दिया है? गलतियों पे किसने रिजाइन दिया है? वादों पे किसने रिजाइन दिया है? सर मैंने किस पाकिस्तान में किसने होना चाहिए इखलाकी तौर पे किसने रिजाइन दिया? सर आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान में एक तवातर के साथ जब इनकी गवर्नमेंट आई है, रेलवे के हादसात की आप तादाद देख लीजिए, और उस शख्स को जिसको खान साहब फरमाया करते थे कि मैं अपना चपरासी नहीं रखूंगा, इस रियासत का दाखिला दे दिया उसको। सही देखिए यहां पर आपको कहीं किसी से रिजाइन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क के लोगों के साथ आप कमिटेड तो हो, लॉयल तो हो, कम से कम अपनी सियासी आपने जो एक सियासी जो एक पूरी इस 22 करोड़ अवाम को जो आपने एक ख्वाब दिखाया था तब्दीली का, कहीं इखलाकी तौर पर, ठीक है ना, बाकी चीजें आप नहीं कर सकते, बाकी जो करप्शन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको ओपन कर दिया है, लेकिन जो मॉरल करप्शन है आपकी पार्टी में, एटलीस्ट अब उसका तो कम से कम को ख्याल रख लेना। एक चीज आपने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, दो चीजों पर इत्तेफाक क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद, उस पर इख्तिलाफात क्यों है? और आप इस्तीफा देना नहीं चाहते, जो नून लीग का मौक़िफ़ है, इस पे भी इख्तिलाफात है। एक चीज पर सब मुत्तफिक है, दो चीजों पर इख्तिलाफात आज भी हैं। देखें मीर साहब, ये हो नहीं सकता कि पीडीएम के जो फैसले आपकी सोच, मंशा या ख्वाहिश के मुताबिक हो, वो अच्छे हो ना। आप सिंध गवर्नमेंट छोड़ेंगे ना? सर सिंध गवर्नमेंट छोड़ेंगे सर, कुर्बान करेंगे अवाम के लिए, इश्यूज के लिए। हाँ जवाब मेरा हक है। हाँ जवाब आपका। आपकी मंशा ख्वाहिश के मुताबिक जो फैसला पीडीएम का वो अच्छा होगा। देखिए वहां पर 10 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, ठीक है ना, और कंसेंसस के साथ जो हो रहा है आज इस सियासी खाना बदोशों की आप चीखें सुन रहे हैं, यानी इन दो चीजों पे कंसेंसस नहीं है। नहीं, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग का इंतजार, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम है। आप ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मैडम एक चीज, असेंबली में आप भी हैं और असेंबली के एक सीनियर हैं, पीटीआई के रहनुमा, एमएनए भी हैं आप, ओपन बैलेट को हुकूमत क्यों सपोर्ट कर रही है? अपोजिशन तो सीक्रेट बैलेट पे जाना चाहती है, वजह क्या है? आपकी पोजीशन कमजोर है, खतरा है, खौफजदा है, आपके एमपीए चले जाएंगे क्योंकि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं, इस टाइम क्यों? ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं आप। हाँ। ये लोग खुद सारी उम्र यही कहते रहे कि ओपन बैलेट होना चाहिए, और ओपन बैलेट ऐसी चीज है जो कि सब सामने कर रहे होंगे। ये नहीं कि अभी आपने देखा था पिछली दफा सेनेट के उसमें पता नहीं कितने थे, 37 थे कि 38 थे, और दूसरे कमरे में गए तो वो तादाद उतनी थी। वो किसने करवाई? किसने करवाई आप बताएं। करवाई से क्या मुराद है? ये लोग बिकते हैं, आपको पता है। जब सेनेट में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उसमें तकरीबन 13 से 14 इनके सेनेटर्स गए थे और आपके चेयरमैन की तरफ आए थे। वो किसने खरीदे थे? किसने खरीदने की जरूरत नहीं होती, वो खरीदे जा चुके होते हैं, कोई और कर चुका होता है। वो तो आपको सपोर्ट मिली ना? तो हमें सपोर्ट मिली, तो वो उस पे कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके ज़मीर जाग जाते होंगे, और कुछ ऐसे होते होंगे खरीद लेते हो। सही, कोई ऐसे हर्ज की बात नहीं। देखें बात सिर्फ इतनी सी है, हमारी हुकूमत अगर खौफजदा होती ना तो वो कभी भी ओपन चलो मैं एक सवाल करता हूँ, आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल, कोई जमीर बिल्कुल जबरदस्त, आपने मैडम जबरदस्त, मैं आई अप्रिशिएट यू, आप कह रही हैं जबरदस्त साफ शफाफ इलेक्शन। मुझे आप ये बताएं, सेनेटर्स के लिए तो आप जो है ना शो ऑफ हैंड के थ्रू करवाना चाहती हैं, चेयरमैन के लिए क्यों नहीं करवाना चाहती? वो शिक क्यों नहीं डाली? अब उसका मुझे नहीं पता, क्या पता डाल दें उसके बाद। इसके बाद बिल पेश हो गया मैडम, ठीक है। बैरिस्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने, गवर्नमेंट चाह रही है कि ओपन बैलेट हो, वो चाह रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट हो, क्यों, क्या वजह है? पोजीशन उनकी कमजोर है, खतरा इनको है, कारकर्दगी इनकी आपके सामने जिस तरह आपने डिस्कस किया, क्या कहेंगे? बेसिकली सर फोकस इस चीज़ पे दिया जाए कि इस टाइम क्यों ये लोग कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। अगर ये इनका प्लान था और इनके जहन में था कि हमने ये ट्रांसपेरेंसी लानी है, जब इक़्तिदार में ये लोग आए शुरू में, तो उन दिनों में ये क्यों नहीं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन्होंने पेश किया?
दूसरी बात इसमें एक लीगल हिच ये भी है, देखें इन्होंने अभी तक अंडर आर्टिकल 186 जो है ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे इन्होंने अपना वो बिल भेजा है, वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया जी। हाँ। सर, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है ना बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन्होंने पेश कर दिया आवाम के सामने। तो ये दो चीज़ें आमने सामने क्यों? पहले वहां से होके वहां से रिप्लाई आता तो बात समझ में आती है कि फिर अब ये आती है। दूसरी 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सर। ये तो देखो बात की बात है ना, अब बिल आया, उसका इंट्रोडक्शन होता है, होता है, फिर स्टैंडिंग मीटिंग होती है, ठीक है, स्टैंडिंग मीटिंग में डिस्कशंस होते हैं, फिर वो सेकंड मीटिंग होती है, उसकी इट टेक्स टाइम, लाइक नियरली इंट्रोडक्शन में हफ्ते लग जाते हैं। अब ये 20 मिनटों में 40 मिनटों में बिल अमेंड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वोट होगा, वोट होने के बाद फिर ये सेनेट में चला जाएगा, फिर वहां पे ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है, टेक्स टाइम। तो मिस के ये खामगा मिस के वो अपने आप को भी उलझाना है और दूसरों को भी उलझाना है। सर क्या कहेंगे? मैडम कह रही थी हम रोक रहे हैं, करप्शन को बेच रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को रोक रहे हैं कि जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो। आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को खरीदते हैं, लोगों को फरोख्त करते हैं, क्या कहेंगे? मीर साहब, मैं जैसे शुरू में भी अर्ज किया था कि मैं मैडम की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी जो बातों को ये बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना एडमिट कर जाती हैं। देखिए उन्होंने जो बात की मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है कि कुछ लोगों ने जो इन्होंने कहा कि सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई, कुछ अपने जमीर की वजह कुछ होगी ना, जब चेयरमैन की लाश लगी हुई ना, वही मैं आप ही की बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन 2.5 साल की कारकर्दगी के बाद पीटीआई खौफजदा है। अब उनको पता है कि अगर सीक्रेट करवाए तो हमारे लोगों का जमीर जाग चुका है, हमें वोट नहीं देंगे। मैडम की बात को इंडोर्स कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है ना। अब उनका जमीर जाग चुका है, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, फ्लोर पे बेचारे चीख चीख के कहते हैं कि खुदा के वास्ते खान साहब हमारी इज्जत बचाएं। और 50-50 करोड़ रुपया एमएनएस को रिश्वत दी जा रही है डेवलपमेंट के फंड में, जो पहले कहते थे नहीं दी जाती थी। खान साहब कहा करते थे कि डेवलपमेंट का मतलब है सियासी रिश्वत। 50-50 करोड़ रुपया दे के एमएनएस को रोका जा रहा है। सेनेट में खौफ है, ओपन करवाए जा रहे हैं। जो मेरी जो ऑनरेबल मेंबर ने जो जिस बात को कहा है मैं एंडोर्स करता हूं। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले गवर्नर सिंध ने अपने एमपीएस को पाबंद किया था बाय ऑर्डर कि आप किसी दूसरी सियासी जमातों से नहीं मिलेंगे। खौफ देख लीजिए किसका है मैडम, खौफ देख लिए। जमीर इनकी तरफ से अगर जागता है तो आपकी तरफ से भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। आपकी तरफ से भी लोग वोट दे सकते हैं, बिल्कुल दे, ठीक है। ये खौफ है। ओपन वो अगर जाना चाहते, वही तो बचाना चाहते, तभी तो ओपन कर रहे हैं, वही तो बचाना चाहते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के अगेंस्ट है बेसिकली। जो आर्टिकल 2 to 6 जो है ना, कुरान हदीस तो नहीं है वो, देखो उसका एक तरीकेकार है ना, आप उसमें अमेंड करें। आप सीक्रेट बैलेटिंग क्यों होती है कि अगले को आपने तहफ़्फ़ुज़ात देने होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा वोट करता है, अगर ओपनली करता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है, या मजीद और चीजें होती हैं जिससे थ्रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, मैडम जो है वो नेशनल असेंबली की वो लेजिस्लेटर है, ठीक है। मैं सुबह असेंबली में अपना जो भी जिम्मेदारी है वो कर रहा हूँ। ये हमारे भाई जो कानूनदान है, देखिए कानून की स्पिरिट होती है एक्चुअली, ठीक है ना। स्पिरिट क्या है, यहां जो ऑर्डिनेंस है उसका स्पिरिट चेक करें कि क्या है। ये ओपन जो ये वोट करवाना चाह रहे हैं उसका स्पिरिट चेक करें। जो आप बात कर रहे हैं कि जो कानून के खिलाफ है या वो जो जमहूरी जो तकाजे हैं, लेकिन जो भी कानून साजी होती है ना उसकी एक बुनियाद होती है और उसका स्पिरिट होता है। यहाँ 2006 में सीओडी हुआ सर, 2006 में सीओडी हुआ, आपने किया। आपके मंशूर में ये लिखा है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। सुन लीजिए सर, चोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरी यार सुन लीजिए, बात यह है कि यहां पर चंद मिनट पहले बात हुई कि खरीदो फरोख्त हुई सेनेट में। नुकसान किसका हुआ सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ, अक्सरियत होते हुए भी। लेकिन हमने जमहूरी तरीकाकार के साथ अपनी जदोजहद को जारी रखा, हम पीछे नहीं हटे, हमने जदोजहद को जारी रखा। आज भी उस जदोजहद का हम हिस्सा हैं और जमहूरी तरीके से
जमहूरी तरीके से पीडीएम में जो आप बात करेंगे ना कि जो हम नो कॉन्फिडेंस की बात करना चाह रहे हैं, वो एक जमहूरी तरीका है, वो एक पार्लिमानी तरीका है। हम पार्लिमान को पार्लिमान के तरीके से चलाना चाहते हैं, चाहे नताइज कुछ भी हो। ठीक है, अगर आप जमहूरी अगर आप जमहूरी हैं, पार्लिमानी है, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, सर सवाल तो कर लेना, सवाल तो करने देना। आप पार्लिमानी है, जमहूरी है, तो आपने बलूचिस्तान में हुकूमत क्यों करा दी थी? वो भी जो जमहूरी तरीके से, वो जमहूरी तरीके से करा दी। आपकी थी मेजॉरिटी, आपकी मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी नहीं थी सर आपकी। देखिए मेरी, वहां भी आपने यही खेल खेला। अरे देखिए, पार्लिमानी जो तर्ज आप करें तो सही, ये करें तो गलत। तो आप वोटों से कर लेना, हमने कब मना किया हुआ है? आप तो चाह रहे थे ये चीज होनी चाहिए। अरे भाई, आपके मंशूर में ये चीज है। मैंने कब कहा है कि हम जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटे हैं? एक एक लफ्ज पे कायम है, एक एक लफ्ज पे आज भी कायम। कितना अमल हुआ उसके ऊपर? ठीक है ना, अमल सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं करना था, उसके जितनी नून लीग थी ना आपके साथ, सीओडी 2 जमातें थी ना, क्यों नहीं अमल किया? आज आप साथ हैं। आज भी देखिए पीडीएम में सीओडी की वजह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकदमा लड़ रही है ना, जिसका इल्जाम आ रहा है कि शायद ये पीटीआई के साथ मिल गए, शायद ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिनाख्त है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में यहां पर जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए, तवाना बनाने के लिए अपनी तारीख के मुताबिक जो जदोजहद करती रही है, उसको आगे लेके चढ़ना चाहती है, उसकी बुनियाद सीओडी है और हम उन्हीं बुनियादों को लेकर। ठीक है, तहरीक इंसाफ पहली दफा हुकूमत में, सर अगर तहरीक इंसाफ पहली दफा हुकूमत में है ना, इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे कि आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने वोट चोरी किया। आप दोनों सियासी जमात हैं, ठीक है ना? फिर उसका जिम्मेदार तो पीटीआई नहीं है ना, आप लोग जिम्मेदार थे ना। और ये हुआ भी सही, बीबी साहिबा ने माना भी सही, बीबी साहिबा ने कहा भी सही, बीबी साहिबा के किताब में भी लिखा है कि उनका इलेक्शन स्टोलन हुए नहीं हुए, ठीक है, सेल भी बने। मेरे जवाब सुनिएगा प्लीज। देखिए, हाँ देखिए, इन सारे तजर्बात की बुनियाद पर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है और उसके बाद जब गवर्नमेंट आती है, बीबी साहिबा की शहादत हो जाती है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो सबसे पहले वो जो एक तलवार थी जिसकी वजह से जमहूरी हुकूमत एक कलम की जुम्बश से चली जाती थी, उसको खत्म किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर, जो जिसको आप शायद 58 भी, ठीक है ना, उस इख्तियार को खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने वो उसको खत्म किया और चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम को बनाया, एक जमहूरी और मुंतखब हुकूमत को बनाया। ठीक है ना, ये आप नहीं कह सकते कि सीओडी पे अमल नहीं हुआ। सर आपने जब हुकूमत आई, देखें जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक आप सूबों को खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे। 18वीं तरमीम के जरिए, ठीक है मैडम, बार बार खान साहब अब सुन ले, आगे भी सुन ले ना। अब मैंने तो कहा मेरे जवाब तो सुनने देना। एनएफसी अवार्ड को यकीनी बनाया। अब अगर ये पैसे ना दे तो वो एक फर्क बात है, बल्कि ये तो उल्टा पंजाब के पैसे काट रहे हैं, इनका अपना सूबा उसके पैसे काट रहे हैं, बजट में से काटते जा रहे हैं, केपीके से काटते जा रहे हैं, ये ठीक है ना। अब अगर सिंध का पैसा ये खा जाए, सिंध के लोगों की अपना खून पसीने की कमाई का पैसा ये खा ले वफाक, तो एनएफसी पे अमल ये ना करें तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सीओडी पे अमल कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। अब ये बेशक सूबों का पैसा खाते रहे और पता नहीं वो ट्रांसपेरेंसी वाले जो है ना उसके बावजूद शोर मचाते रहे कि मतलब इनका नंबर जो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, करप्शन में बढ़ता जा रहा है। ना मालन जब्बा का कहीं पर आपको कोई केस नजर आएगा, ना बीआरटी का अजीम मंसूबा आपको कहीं नजर आएगा, ना अजीम बिलियन ट्री में जो इन्होंने पैसे खा लिए उसका कहीं नजर आएगा। मैं सिलाई मशीन की बात नहीं कर, ठीक है, मैं आता हूं मैडम की तरफ। मैडम वो सब चीजें आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस पूरी सूरत हाल की। खान साहब ने खुद भी कहा है हालात बेहतर नहीं, जिस तरह मैंने आपको सवाल किया। खान साहब ने जब लोगों से सवालात ले रहे थे फोन के ऊपर, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है महंगाई, उन्होंने कहा कि सब्र करें, बेहतर वक्त आने वाला है। जो हम ही कहते हैं अवाम पब्लिक, सबसे ये आपसे सवाल है कहां रुकावट है, कौन रोक रहा है, कौन काम करने नहीं दे रहा? अपोजिशन तो बाहर है, काम क्यों नहीं कर रहे? ये किसने कहा है कि काम नहीं कर रहे? कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है इस वक्त? आप देखिए आपकी इंडस्ट्री किस तरह फ्लॉरिश हो रही है। सिर्फ एक पेट्रोल कितनी दफा बढ़ा? ये IMF जब आप कर्जा लेंगे तो आपको ये वाली शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, और इस वक्त तेल जो है पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है।
इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर देखा जाए तो पेट्रोल आपको पर लीटर 77 पड़े, हमारा सस्ता है, आपको पता है। लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस कितने हैं मैडम? टैक्सेस हैं बहुत है, 40% से ज्यादा टैक्सेस है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन हम एक दफा IMF के पास गए और ये 23 दफा जा चुके हैं। इनको पता है कि जब IMF के पास जाओ तो उनकी शराइत होती है जिसको मानना पड़ता है। ना जाते, हो नहीं ना जाते वो तो कहते थे मैं IMF में गया तो मैं मरना कबूल करूंगा, मरना कबूल करूंगा। पूरी कौम को मार दिया आपने, खुद एक बंदा मर जाता, उसने तो कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो मर जाता, ना जाता, वो खत्म हो जाती बात, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब ने फरमाया था कि मैं मरना कबूल करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। एक बंदे की जिंदगी की वजह से 22 करोड़ मर गई, 22 करोड़ मर गई। ना आटा, ना चीनी, ना दाल, कोई है ही नहीं चीज। पेट्रोल कहीं रुक ही नहीं रहा। अच्छा, फिर चीनी, आटा, हर चीज की चोरी के जो है ना, वो जो उसके कदमों के निशान जो है बनीगाला पे मिल रहे हैं सबके। अच्छा, कमीशन बन गए, किसी का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, इसलिए कि वजीर आजम साहब खुद इन्वॉल्व है उसमें। वजीर आजम बहुत ही के लिए कह रहे हैं, बुलाएं वो चीनी वाले, चीनी वाले। इसीलिए इस वक्त दुनिया के वो अमीर तरीन इंसान हो सकते थे अगर वो डिवोर्स देके और अपनी बीवी से पैसे कबूल नहीं करते। उनको पैसे का लालच नहीं है। तो बनीगाला क्यों रेगुलराइज करवाया? रेगुलराइज वो CDA में नहीं था उस वक्त वो इलाका, नहीं, जब वो बना जो उसकी था, वैल्यू थी वो उसके हिसाब से, जब वो बना था बनीगाला का घर, उस वक्त CDA के वो कानून नहीं बने हुए थे जिसमें अब वो आ रहा है बनीगाला। इसलिए उसकी जो भी चीज हुई उसको उन्होंने रेगुलराइज करवा लिया। कोई ऐसी बात इसमें नहीं है जी। देखिए, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए होता ही है कि जो मौजूदा कवानीन है ना, तो एक मिसाल कायम करते ना, मिसाल कायम करते। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, मिसाल कायम करते, ब्रेक का टाइम करते ना। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाता हूं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, जस्टिस का काजी फाइज ईसा साहब जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जज हैं बड़े, उन्हें 3-4 ऑब्जर्वेशंस दी हैं। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट खत्म करके जमहूरियत को कत्ल कर दिया है। एक जस्टिस फाइज ईसा साहब कहते हैं मुल्क में मीडिया आजाद नहीं है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत का हामी मुहिब वतन बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये मैंने नहीं कहा, जस्टिस साहब ने कहा। आप मेरे ऊपर नाराज नहीं हो सकती, आप मुझे जो है ना गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जस्टिस साहब ने कहा। फाइज ईसा साहब एक बड़ा नाम है, खुल के बोलते हैं, साफ बोलते हैं। फाइज ईसा वही है ना जिनकी बेगम के ऊपर कोई मुकदमा चला था कुछ इस तरह। हाँ, सही कह रही हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पार्टी का हिमायती है वो मुहिब वतन है, जो मुखालिफ है वो हुकूमत का सॉरी मुहिब वतन बनाया गया। हर मुखालिफ को गद्दार, हर हुकूमत का हामी को मुहिब वतन बनाया गया। किसी भी पार्टी में 100% ना गद्दार हो सकते हैं और ना मुहिब वतन हो सकते हैं लोग। मैं तो नून लीग को भी यही कहूंगी, जो कि एक्चुअली मैं तो कहता हूं पाकिस्तानी सब जो है ना मुहिब वतन है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 100% नहीं सर जी, मेरा पॉइंट। आप उनको देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब को जाके किस तरह इंडिया में बयान देते रहे, किस तरह उनके लोग इनके घर में आके इनकी शादियां। इमरान खान साहब किस तरह देते थे? क्या वजीर आजम बनने से पहले? वजीर आजम बनने के बाद कब उन्होंने क्या वो किसी सरकारी नौकरी में थे उससे पहले? सरकारी में हो या नहीं हो, लेकिन मैं कहीं भी बयान दूं नहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी इंडिया की हिमायत और पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की। जर्नलों के लिए क्या कहा था उन्होंने? मैं और आप एक हैं। जर्नलों के लिए ठीक है, अगर वो बात की थी उस वक्त तो वो जाहिर है, अगर ज़ियाउल हक आके तबाही मचा रहा है, और जितनी तबाही ज़ियाउल हक ने पहुंचाई है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान सफर कर रहे हैं इस वक्त जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ियाउल हक। कि अगर वो ना उनकी हिमायत करता। मैडम, आप सही करेंगे, आप जबरदस्त बात करें। मुझे आप ये बताएं, नवाज शरीफ साहब ने, ठीक है, आपने उसको भेजा, नवाज शरीफ साहब चले गए, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने। आप उनके लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करूंगा किसी के लिए, गद्दार नहीं हो सकता। एक तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाए। आप तो कहते हैं उनको वापस भी ले आए, उसका जो है पासपोर्ट जो है ना मनसूख भी करें। एक वो बंदा है जिसके ऊपर आइन तोड़ने का, गद्दारी का मुकदमा, वो चला गया, वो है जनरल परवेज मुशर्रफ। उसको आने के लिए इमरान खान क्यों बात नहीं करते? क्या रुकावट है? उसका पासपोर्ट क्यों नहीं मंसूख करते? कौन रुकावट है? कौन करने नहीं डेट खत्म हो रही है, नवाज शरीफ की डेट खत्म हो रही है 15 मार्च या 16 मार्च, कुछ इस तरह की चीज है। जब डेट खत्म हो रही है तो उसके बाद उनको रिन्यू, ये पाकिस्तान से शेख रशीद अहमद ने क्या कहा था जब सवाल ये हुआ, पता है आपने? करे मेरी अथॉरिटी नहीं है ये जवाब देना है इसका। हाँ, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं ना हुकूमत, मैं तो आपको रीजन दे रही हूँ कि 15 या 16 पीटीआई को, सर वजीर दाखिला है, पीटीआई को ओपिनियन किया।
ना पीटीआई का ओपिनियन, हाँ पीटीआई का ओपिनियन, वो तो वजीर दाखिला है अपनी पार्टी के, इसलिए आपने उसको पोर्टफोलियो दे ना ना अपनी वजह अपनी पार्टी दाखिला तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एमक्यूएम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट। आपका मौकिफ क्या है? परवेज मुशर्रफ को आना चाहिए? यही बता रही हूँ आपको, बिल्कुल आना चाहिए उनको और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था, सबसे बड़ी बात ये। उसके अलावा जो 3-4 वो काम गलत कर गए उस पर भी मुकदमा चलना। आप परवेज मुशर्रफ को गद्दार समझती हैं? मैं गद्दार नहीं कह रही, उसको नहीं कह रही मैं गद्दार, लेकिन उसने आप नवाज शरीफ को गद्दार समझती हैं? बिल्कुल समझती हूँ। उसको क्यों समझते? उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी नहीं है। इंडिया जाके उसने इस किस्म के बयान दिए जो पाकिस्तान के खिलाफ, उनके ऊपर कारगिल का जो हम जीती हुई जंग हार गए, फिर उसके बाद वो देखे मुझे देखे एक बंदे ने 2 दफा आइन तोड़ा, एक बंदे के ऊपर गद्दारी का मुका, आर्टिकल 6 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको आप गद्दार समझती हैं? मैं समझती हूँ ना, मैं जाती तौर पे समझती हूँ। मैं ये तो नहीं कह रही कि अदालत उसको डिक्लेयर कर दे गद्दारी है जो भी, लेकिन जो उसकी हरकतें, जो चीजें, जो एक्शंस, जो बातें, वो सारी उस बंदे की हैं जो महबूब वतन नहीं है। तो जो नवाज शरीफ के साथ रहा, एमएनए रहा, मिनिस्टर रहा, उसको क्या समझती हैं? कुछ नहीं, वो आम पाकिस्तानी है वो, उनको कुछ नहीं, उनको क्लीन चिट है। हाँ क्यों? उनको अगर वो उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनके मुकदमे चलेंगे। ठीक है सर, बैरिस्टर साहब आदमी को तो 100% तो कोई भी नहीं होता। बैरिस्टर साहब, ये चीफ जस्टिस साहब की 3-4 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं जो आपके सामने है, हुकूमत को एक आईना उन्होंने दिखाया है आपके सामने, क्या? सर मैं ये कहूँगा कि जो जस्टिस काजी साहब ने कहा है बिल्कुल सही है। देखो वो कोई भी बात ऐसे नहीं करते, उनके पास प्रॉपर फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स के बाद वो प्रॉपर रीजनिंग अप्लाई करते हैं, जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी, जो भी माहौल देख रहे हैं। अब आप देखें पंजाब में क्या हो रहा है, ज़मीनी इंतखाब है या जो भी है, देखें पूरी उन्होंने खत्म कर दिया, गवर्नमेंट आते ही खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है। तो ये जस्टिस साहब जो भी कह रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे कि गद्दारी वाला इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ठीक है, अब दूसरे लफ्ज़ों में मुझे नहीं कहना चाहिए, जो जैसे आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ वाला मैटर है, उसको तो ये लोग नोटिस ही नहीं लाते, उसके ऊपर तो जिक्र ही नहीं करते, जिक्र ही नहीं है। और लिहाजा नवाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन में है, उसकी पार्टी तो गए हुए कितना अर्सा हो गया? काफ़ी टाइम हो गया है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बाद, हाँ, पर नवाज शरीफ की हुकूमत में गए तो उनको तो छोड़ देना। आपकी गवर्नमेंट नहीं, ये सारा कुछ हमने ही 2.5 साल में करना है। ये जो 70 साल कमा के और खा के और लूट के और दिमाग लगा के चले गए, इन्होंने कुछ नहीं करना। देखिए आपकी गवर्नमेंट है, आपसे आना ही नहीं चाहिए था अगर ऐसी सूरत हाल थी, आपको पता था भाई कुछ भी नहीं है। आप देखें, बचाना है तो बचाने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पाकिस्तान मिला था, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान किस तरह का मिला है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये तो नहीं ना, उन्होंने कहा था लोगों को पाकिस्तान तबाह है, बर्बाद है, जंगी हालात में है, क्या है, लोगों को लीडर क्राइसिस से निकालता है। स्टेट्समैन बेसिकली देखे ना, अब गवर्नमेंट के क्या प्लान है लोगों के लिए। मैं जवाब दे सर, आपके ऊपर, आपके लीडर के ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप काजी साहब मुझे जरा बताइए, फिर मैं वहां से शुरू करूंगा। कायद ईसा साहब ने 3-4 चीजें कही हैं इस गवर्नमेंट के लिए, पंजाब सरकार ने, यानी कि जब इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट आते ही जो है ना, उन्होंने खत्म करके जमहूरियत का कत्ल किया इन्होंने। लेकिन पेशावर में होने वाले हैं, होने वाले नहीं, जवाब की कदर, ये जमहूरियत के कातिल हैं, जमहूरियत के कातिल हैं। मीडिया आजाद नहीं है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, इन्होंने मीडिया को रोका हुआ है, गला दबाया हुआ है। ठीक है ना, मैं एक बात, दूसरी बात, हर मुखालिफ गद्दार हुकूमत का हामी मुहब्बे वतन होता है। इनके दौर में गद्दार इतने सस्ते हो गए, इनसे टमाटर भी महंगे हो गए। सर एक चौथा चीज और ऐड कर ले, मेरे पास चौथी भी है चीज, ना चौथी चीज भी है मेरे पास। काजी साहब ने नहीं कहा, मैं वो नहीं है जो चौथी बार काजी साहब ने ना, मैं वो खतरनाक चीज भी मैं कह देता हूं, मैं आपको बताया, मैं टॉक क्या पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान वाला करना है, ये भी काजी साहब ने कहा। मैं अर्ज ये कह रहा हूं, चले आप 5 में कर लीजिए। हाँ, क्या कोई वजीर हुकूमती फैसले की अगर तारीफ नहीं करेगा तो वो कैबिनेट का हिस्सा रह सकता है? इख्तिलाफात तो होते हैं सर, बाय ऑर्डर कहा गया ना। हाँ। अगर नहीं करेगा तो इस्तीफा दे दो। हाँ। नदीम अफजल चंद साहब गए, ये किस किस्म के जमहूरी लोग हैं? वो तो थे पीपल्स पार्टी के, तो फिर रखा क्यों था? स्पोक्स पर्सन बना दिया। हाँ, स्पोक्स पर्सन बना दिया। यहाँ आप अभी शेख रशीद साहब का आपने कहा पीटीआई का ओपिनियन पूछा, उनके पास जवाब ही नहीं है, वो गवर्नर रियासत के वजीर दाखिला है, तो पीटीआई ने क्यों रखा हुआ? कल को फिर वो अपना फरदौस आशिक अवान साहब कुछ फरमाती हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं,
ठीक है ना। हफीज शेख साहब कह देंगे कुछ तो नहीं, वो तो किसी की पसंद नापसंद की वजह से आए हुए हैं, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? उमर अयूब की करेंगे जो 3 हुकूमतों में वजीर रहा। हाँ। गुलाम सरवर की बात करेंगे जो 3 हुकूमतों में वजीर रहे। खुसरो बख्तियार की बात करेंगे, एक लंबी फहरिस्त है। आपके अपने लोग कहाँ हैं? आप किस लिए आए हैं? आप ना ही आते तो अच्छा था। अगर धीमक लगा है, फलां लगा है, तो भाई उसका सद्देबाब किसने करना है? 5 साल यही रोना रोते रहेंगे, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। ओ भाई एहतसाब करना है तो फिर चीनी इस मुल्क में जो आप इतना बड़ा मेगा स्कैंडल हुआ, आप उस पे बात क्यों नहीं करते? गंदम पे क्यों नहीं बात करते? बीआरटी पे क्यों नहीं करते? मालन जब्बा पे क्यों नहीं करते? बिलियन ट्री पे क्यों नहीं करते? जहां आपको जरूरत पड़ती है अपने गिरेबान में झांकने की, वहां आप जो है ना वो आपकी आंखें जो है चुंधिया जाती हैं। इतनी जोरदार शुआएं आंखों में पड़ती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, नजर नहीं आता है इनको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पूरी तबोताब के साथ इनकी जो है ना पूरी आबोताब के साथ दिखाई करप्शन, ठीक है ना, करप्शन दिखाई। देखिए मैं अर्ज करूं आपसे, मैनेजर फर्क होता है, लीडर फर्क होता है। आप आए हैं सिर्फ मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप में नहीं लेके आए, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर देखिए लीडर जो होता है ना, लीडर कभी भी अपनी कौम को मायूसी का जो है ना रास्ता नहीं दिखाता, कभी भी उसको प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता, ठीक है ना। हमेशा घबराया नहीं करते, हमेशा मुश्किल से घबराया नहीं करते। उसने ये कहा था कि मुश्किल से घबराया नहीं करते, लेकिन उसने वतन बना के दिया। आपने उस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि आज मुल्क की मौजूद अदालत आपको माजी याद दिला रही है कि इस किस्म के इकदाम ना करें जिससे सूबों में बदली फैले, जिससे सूबों में जो है वो नफरत को जो है ना आप हवा दो। आप इस किस्म के इकदाम ये कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट खत्म कर दें तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, इनकी करप्शन बढ़ जाएगी, इनको सूबों से पैसा नहीं आ रहा, ये पैसे दबा के बैठे हुए हैं। इनको तो सिर्फ वो एक इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर निकलना चाहते हैं। जो वफाक इतने सारे टैक्सेस ले रहा है वो भी मतलब पूरी दुनिया में जगहसाई करवा दी, बेइज्जत करा दिया, बदनाम करा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि आज तक कभी इतना पाकिस्तान नीचे नहीं गिरा जितना इन्होंने करवा दिया। इतनी करप्ट हुकूमत, उसके बावजूद भी सूबों का पैसा खाना चाह रही है कि 18th अमेंडमेंट खत्म कर दें। खुदा की पनाह, ये सूबों के अवाम जो है मेहनत मजदूरी करके, देखे मोहतरमा बात सुनिए, जो फेडरेशन होती है ना वो सूबों की वजह से होती है। आप फेडरेटिंग यूनिट समझें इस बात को। आप जो है ना वो मतलब ये तो फेडरेशन को सर खतरे में ला रहे हैं। मतलब अदालत ऐसे नहीं कह रही, अदालत की बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि जो इनके कारनामे हैं, जो ये करने हैं और जो इनकी नीयत है, जिस तरह अभी मोहतरमा ने फरमाया, इस्लामाबाद जो है ना सूबों को नहीं पाल रहा। अपनी तरफ से इनके पास कोई ऐसे इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इस मुल्क की मईशत का पहिया चल सके। इनके अंदर ये जो लीकेजेस हैं, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, ये फरमाया करते हैं अरबों की रोजाना, अब तो पता नहीं कितने अरबों की हो रही है, कितने अरबों की हो रही है। पूछे तो सही ना इनसे। चीनी, दाल, अपना गंदम, बिजली का पूछे ना क्या किया है साबिक चेयरमैन ने, गोदामों से निकल आती है गंदम, बेचारी मिट्टी बनी हुई। मैडम साबिक चेयरमैन नेब कहते थे कि दिल्ली की यौमिया करप्शन जो है 15 अरब रुपए होती थी, 12 अरब रुपए। आपके प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वतन के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, वो कहते थे अपने दौर में 15 अरब की यौमिया करप्शन होती है। क्या आज करप्शन मुल्क में नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। आपका क्या ख्याल है? ये मैं और आप और ये हम सब जब तक अपने आप को चेंज नहीं, हम करप्ट हो रही हैं। आप नहीं तो ट्रांसपेरेंसी वाले झूठ बोलते हैं, वो सही कह रही है मैडम, हो रही है करप्शन। क्यों नहीं? ट्रांसपेरेंसी वालों ने सही कहा है, सही कह रहे हैं। 4 दर्जे बढ़ गए। मैं भी कह रहा हूं सही है, करप्शन कर रहे हैं, सही है ना, वो सही तो कह रही है। मेरे घर के भाई ट्रांसपेरेंसी वाले ने झूठ तो नहीं बोला, वही तो बात मैडम कह रही है, हो रही है करप्शन, हो रही है। वफाकी हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, पंजाब कर रही है, केपीके कर रहा है, कर रही है। ट्रांसपेरेंसी वालों ने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा मैडम ने। ट्रांसपेरेंसी ने पूरे मुल्क के लिए कहा है। ब्यूरोक्रेट्स है ना जहां पे भी है पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, वो इन्हीं के आदी हैं। वो लिफाफे उनको कर दें ना तब्दील, फिर कर दें, हटा दें। कैसे हटा दें? लो रिट नहीं है गवर्नमेंट की, रिट नहीं है गवर्नमेंट की, रिट की बात नहीं होती तो फिर हटाएं ना भाई। जो करप्ट अफसर है हटाएं उसको, इसमें क्या मीर साहब हमें क्या इतराज होगा? जो करप्ट है हटाएं उसको। आप वुजरा हटा रहे हैं ना, आप ब्यूरोक्रेट बैठा रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट तो एक अपनी एक
उसके हिसाब से चल रहा होता है, सीढ़ियों के हिसाब से आ रहा होता है। वो नहीं, जो करप्ट है, जो कवानीन मौजूद है उसके तहत हटाएं। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम में ना पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेबस है हुकूमत, किसने कह दिया यार आप भी सुनना चाहते हैं कहाँ से सारी बेबस हो माफिया। गई? वो बोल तो दिया उन्होंने, वो नहीं हटा सकते ना। हटाने की बात नहीं है, जब हमें पता चलेगा कि ये आदमी करप्शन कर रहा है तो उसे हटा देंगे। तो फिर आप ये और तो ना हटाने कहें कि नहीं। ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी ही करप्शन कर रही है। तो जो करप्ट है उसको हटाएं फिर मैडम। तो जैसे पता चलता है हट जाता है वो अपनी जगह से। कहाँ पोस्टिंग से? हो जाती है, जब पोस्टिंग हो जाती है तो यही लोग इतने आईजी चेंज कर दिए, इतने फला चेंज। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सिंध में कहते हैं उस वक्त नहीं करने देती। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, एमपीए साहब आपकी, एमएनए साहब आपके। मुल्क के अंदर करप्शन है, इसको तो हर दौर में हर किसी ने माना है और आज भी ये करप्शन हो रही है मुल्क के अंदर। लॉन्ग मार्च 26 को लॉन्ग मार्च है और ये लॉन्ग मार्च है हुकूमत के खिलाफ। और जो हुकूमत समझती थी कि हमें कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, अवामी मसाइल आपके सामने है। अवामी मसाइल कितने हल हुए हैं इसका फैसला तो आप करेंगे। आपको पता है, आपने वोट दिया है। जमहूरियत चले, सिस्टम चले और आइन के तहत फैसले हों तो अगर ये मुल्क आइन के तहत चले तो मसाइल तकरीबन खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।